नमस्कार साथियों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी प्रश्नमाला की 31वीं कड़ी है और अब तक 30 प्रश्नमाला हो चुकी है, जिसमें एक से बढ़कर एक जो है प्रश्न आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं और आप लोगों ने देखा है। जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी छोटी छोटी क्लिप्स डाली गई हैं उस पर, यानी कि उसमें कुछ ट्रिक्स भी दी गई हुई हैं, उसे आप लोग देखते रहिए। और इसी के साथ आज हम लोग अपना जो प्रश्नमाला है उसको शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी कविता है सिया राम शरण गुप्त की और बहुत ही प्रेरक है। ऐसे समय में हम लोगों के लिए बड़े ही लाभदायक यह पंक्तियां हैं कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। यानी कि जो भी संदेह है आपके मन में, उस संदेह को दूर कर लीजिए। परीक्षाओं को लेकर के, जैसा कि आपको पता है, ये प्रैक्टिस सेट यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए विशेष तौर से समर्पित है। तो परीक्षाओं की डेट अभी आई नहीं है और ऐसे समय में हमें धैर्य बनाने की जरूरत होती है और गंभीरता से काम लेना होता है। देखिए साथियों, जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं, उनकी 3 कैटेगरियां होती हैं। एक तो वे छात्र होते हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। 1-2 बार वो परीक्षा में बैठ चुके होते हैं और दुर्भाग्यवश उनका किसी कारण से परीक्षा क्वालिफाई नहीं हुआ रहता है। एक उनकी कैटेगरी होती है और एक दूसरी कैटेगरी होती है कि जिनका संशय बना रहता है। मतलब कि उन्होंने एक बार सिलेबस तैयार कर लिया है, एक बार पढ़ाई कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें याद नहीं हो रही हैं और कुछ चीजें अभी भी संशय दुविधा में पड़ी हुई हैं। और एक छात्र वे साथी हैं हमारे जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। ये वे साथी हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और ये जो दूसरी कैटेगरी के साथी हैं, ये भी पहली ही बार एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन इनका सिलेबस पूरा हो चुका है। ये साथी जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, ये भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन इनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। यानी कि ऐसे जो भी साथी हैं, अब उनके लिए अवसर होगा, परीक्षा की डेट नहीं आई है, कि वह किसी भी प्रकार से अपना सिलेबस पूरा करें परीक्षा के पहले। तो जो 3 प्रकार के हमारे साथी हैं, हमारे छात्र हैं, तीनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए अवसर का समय है अगर एग्जाम नहीं हो रहा है। यानी जिन साथियों ने पहले एग्जाम दे चुके हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी गलतियों से सीखें। उन्होंने क्या गलतियां की थी उसको अब न दोहराई जाए, या जो कठिन प्रश्न है उसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे हल किया जाए, छोटी छोटी बातें कैसे याद की जाएं। दूसरे प्रकार के जो श्रेणी के छात्र हैं, जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस पूर्ण कर लिया है, जिनका सिलेबस पूरा हो गया है और वो पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए यह करना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें, पिछले प्रैक्टिस सेट हल करें, हमारे साथ हल करें और देखें कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न उनके सामने होंगे, बहुत सारी दुविधाएं होंगी, क्योंकि पहली बार वो एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। तो उनके लिए भी समय मिल गया है, वो अपना संशय इस जो रिमेनिंग टाइम है, जो बचा हुआ समय है, उसमें दूर करें। और जो तीसरे प्रकार के साथी हैं, उनके लिए भी एक बड़ा ही सुअवसर है कि अभी डेट नहीं आई है, तो उनके लिए भी अवसर होगा कि वो अपना सिलेबस कैसे भी करके, कुछ भी करके पूरा करें। किताब की मदद से, कोचिंग की मदद से या अन्य किसी भी तरीके से नोट्स खरीद करके, नोट्स मांग करके वो अपना एग्जाम के पहले सिलेबस पूरा करें। तो तीनों श्रेणियों को छात्रों के लिए अलग अलग काम निर्धारित है और अलग अलग तरीके से वे तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली है। तो इसी संदेश के साथ साथियों, हम आज प्रश्नमाला 31 का पहला प्रश्न देखने जा रहे हैं।
वापसी एकांकी के लेखक हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वापसी एकांकी के लेखक हैं उषा प्रियंवदा, विष्णु प्रभाकर, नासिरा शर्मा, राम कुमार वर्मा। एक बात आपको बता दें कि जब भी मैं कोई प्रश्न बनाता हूं, कहीं से कोई प्रश्न उठाता हूं और आपके सामने वो प्रश्न लाया जाता है, यह प्रश्न कभी भी फालतू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, किसी न किसी पाठ्य पुस्तक, किसी न किसी प्रदेश की हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या किसी विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम में वह एकांकी, नाटक या अन्य रचना दिया होता है और मैं सर्च करता रहता हूं। जैसे ही कोई नई चीज हमें मिलती है वो आप लोगों के सामने मैं उसको लेके आता हूं। इसी प्रकार का एक प्रश्न आया है कि वापसी एकांकी के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा उषा प्रियंवदा, विष्णु प्रभाकर, नासिरा शर्मा या फिर राम कुमार वर्मा। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। पहला प्रश्न मैं कोशिश करता हूं कि एक रचना ऐसी हो जो कि मिलती जुलती हो, तो हर प्रश्नमाला में एक दो रचनाएं क्लियर हो जाएंगी मिलती जुलती। तो वापसी एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। और वापसी कहानी जो है, अगर उषा प्रियंवदा की बात की जाए तो इन्होंने वापसी कहानी लिखी थी। क्या लिखा था? वापसी कहानी। और ये कहानी बड़ी ही फेमस भी रही है, वापसी। ठीक है, तो इन्होंने वापसी नाम से कहानी लिखी और ये कहानी 1960 में लिखी थी। डेट इसलिए लिखा रहा हूं कि ये बहुत फेमस रही है। तो वापसी कहानी आपसे पूछा जाए तो उषा प्रियंवदा की कहानी है 1960 में, और वापसी एकांकी पूछा जाए तो ये विष्णु प्रभाकर का है। नासिरा शर्मा ने भी लिखा है खुदा की वापसी कहानी। क्या लिखा है? खुदा की वापसी कहानी नासिरा शर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? खीर, अमीय, कोख या फिर नासिका। खीर, अमीय, कोख या फिर नासिका, इसमें आपको तत्सम पूछा जा रहा है, तत्सम शब्द। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए कि निम्नलिखित में से, यानी ये चार विकल्प जो सामने आपके हैं, इनमें से तत्सम कौन सा शब्द है? इसका सही उत्तर होगा नासिका। नासिका जो है तत्सम शब्द है, और यह किसका तत्सम है? नाक का। नाक जो है यह तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक, अब देखते हैं खीर। खीर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा क्षीर। क्या होगा? तत्सम शब्द। ठीक है, खीर का क्षीर होगा, अमी का अमृत होगा, अमृत, ये भी तत्सम शब्द है। कोख का क्या होगा? कुछ। कोख का तत्सम क्या होगा? तो कोख का तत्सम कुछ होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग ध्यान देंगे। और ये चार के चारों बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चारों विकल्प हैं, ये चारों विकल्प इंपॉर्टेंट है। खीर का तत्सम क्षीर होता है, अमी का तत्सम अमृत होता है, कोक का तत्सम कुछ होता है, और नासिका खुद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नाक होगा। ठीक है, और आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है। आपसे पूछा जा रहा है कि महाभोज कैसा उपन्यास है, यानी किस प्रकार का उपन्यास है, उसकी प्रकृति क्या है। एक ही प्रश्न को कई तरीके से घुमाया जा सकता है। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है, महाभोज की प्रकृति क्या है, महाभोज किससे संबंधित है, ठीक है, महाभोज का वर्ण विषय है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं। ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर आंचलिक। ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर आंचलिक, आपको इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना है। तो ध्यान रहे साथियों, यह राजनीतिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? राजनीतिक उपन्यास है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द को हर प्रश्न में जब भी आता है मैं जरूर हाईलाइट करता हूं। नहीं पूछा जा रहा है, किरण का पर्यायवाची नहीं है। विशिख, मयूख, अंश या फिर कर। विशिख, मयूख, अंश या फिर कर, इन चारों विकल्पों में से कौन किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान रहेगा कि किरण का पर्यायवाची विशिख नहीं होता है। यह किसका पर्यायवाची है? यह बाण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? बाण का पर्यायवाची है। तो आज हम लोग किरण के जो पर्यायवाची हैं, किरण शब्द के जितने भी पर्यायवाची हो सकते हैं यानी महत्वपूर्ण है, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। देखते हैं, मयूख, अंशु, मयूख, अंशु, कर, ज्योति, ज्योति, प्रभा, मरीचि, मरीचि, अर्ची, मरीचि, अर्ची, रश्मि, दीप्ति। तो अगर आपसे किरण का पर्यायवाची पूछा जाएगा तो विश्वास मानिए ये जो 8-9 शब्द दिए गए हैं इसमें से आपको जो है मिल जाएगा विकल्प में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं? आपसे निर्मल वर्मा की कहानी पूछी जा रही है। सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई, वापसी। एक और विदाई, वापसी, यानी 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको इन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है जो कि निर्मल वर्मा का क्या है? निर्मल वर्मा की कहानी है। तो इसका सही उत्तर होगा लंदन की एक रात। क्या उत्तर होगा? लंदन की एक रात जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। अब देखते हैं सपाट चेहरे वाला आदमी किसका कहानी है। तो सपाट चेहरे वाला आदमी जो है यह दूधनाथ सिंह की कहानी है। किसकी कहानी है? दूधनाथ सिंह की कहानी है। एक और विदाई, सी विकल्प है कि एक और विदाई किसकी कहानी है? तो एक और विदाई जो है गंगा प्रसाद विमल की कहानी है। गंगा प्रसाद विमल की कहानी है। गंगा प्रसाद विमल की कौन सी कहानी है? एक और विदाई। वापसी आपको पता ही है, उषा प्रेमवदा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? छंदों की विविधता में भटक गई कौन सी रचना है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या फिर रतन बावनी? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या फिर रतन बावनी? तो ध्यान रहे साथियों, इसका सही उत्तर होगा रामचंद्रिका। क्या उत्तर होगा? रामचंद्रिका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आरती और अंगारे किसकी काव्य कृति है? एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आरती और अंगारे किसकी काव्य कृति है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन या फिर निराला? इसमें किसने लिखा है आरती और अंगारे की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने आरती और अंगारे काव्यकृत की रचना की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि भगवती चरण वर्मा को किस काव्यकृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? एक रचना है भगवती चरण वर्मा की, उपन्यास है, उसी के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, रेखा व फिर नहीं आई। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना है। इनमें से किस कृत के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था? तो अब तक काफी साथियों ने सही उत्तर दे दिया होगा। देखते हैं सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा भूले बिसरे चित्र। क्या उत्तर होगा? भूले बिसरे चित्र इसका सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरितात्मक माना जाता है? इसमें कौन सा ग्रंथ है जो लौकिक चरितात्मक माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुर दोहा। इन चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है जिसे कि लौकिक चरितात्मक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा भविष्यत कहा। क्या होगा इसका सही उत्तर? भविष्यत कहा। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मुहावरे लोकोक्ति की सहायता से कीजिए। यानी कि एक वाक्य दिया है और उसमें कुछ स्थान खाली रखे गए हैं, वहां पे आपको लोकोक्ति या मुहावरा भर देना है, सेट कर देना है, ठीक, जो उचित होगा। आतंकवाद का मुकाबला डैश 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 नहीं है। भीगी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल मक्खी मारना। तो अगर प्रश्नों की प्रकृति बदली जाएगी थोड़ा बहुत, तो कुछ ऐसे भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं एग्जाम में कि आतंकवाद का मुकाबला डैश 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 नहीं है। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों देखिए, इसका सही उत्तर होगा बाएं हाथ का खेल। अब इसको पढ़िए पूरा वाक्य, बिल्कुल सटीक वाक्य बैठेगा कि आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है। बाएं हाथ का खेल का अर्थ होता है आसान काम, ठीक। तो आतंकवाद का मुकाबला आसान काम नहीं है, बाएं हाथ का खेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और शानदार प्रश्न कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। अब इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है, इसके लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों आलोचकों में से किसने जो है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस लेख लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। क्या उत्तर सही होगा? विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजन के सहयात्री किस विधा की रचना है? सृजन के सहयात्री रिपोर्टाज है, संस्मरण है, डायरी है, रेखा चित्र है। रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी या फिर रेखा चित्र। आपको बताना है कि सृजन के सहयात्री कौन सी विधा है। देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया भी जा सकता है कि आपसे एक रचना दे दी जाएगी और उसकी विधा पूछ ली जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा संस्मरण। क्या उत्तर होगा? संस्मरण इसका सही उत्तर होगा। और सृजन के सहयात्री संस्मरण किसने लिखा है? तो ये लिखा है रविंद्र कालिया ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्र कालिया ने। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सृजन के सहयात्री संस्मरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत 12 मासा देशभक्ति से प्रेरित किसकी प्रसिद्ध कविता है? यानी भारत 12 मासा जो कविता है वह देशभक्ति से प्रेरित है और यह किसकी कविता है यही आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण। इन चारों विकल्पों में से आपको चुनाव करना है जिसने भारत 12 मासा की रचना की है। भारत 12 मासा की रचना किस कवि ने की है, किस लेखक ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास ने भारत 12 मासा की रचना की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। बड़ा सरल सा प्रश्न है और लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है साथियों, नाटक है। किसका नाटक है? तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा। बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए आपको कि यह किसका नाटक है, तो यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पंत की किस कृति में गांव की विभिन्न समस्याओं का आकलन किया गया है?
गांव की विभिन्न समस्याओं का आकलन किया गया है। ठीक है, विकल्प देखते हैं। ग्रंथि ग्राम्या युगांत पल्लव, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो विकल्प से ही आपके उत्तर मिल जाएंगे, विकल्प से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो पंत की कौन सी रचना है जिसमें गांव की विभिन्न समस्याओं का आकलन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम्या। नाम से ही पता चल रहा है इसमें हमारे गांव के जो है भारतीय गांव का वर्णन होगा। एक और प्रश्न देखते हैं कि नागफनी का देश किस काल की रचना है। ये प्रश्न आया हुआ है कि नागफनी का देश किस काल की रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल। आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में यह उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास। किसका है? अमृत राय। अमृत राय, तो यह अमृत राय का उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पहले इंपॉर्टेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं कि जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसका दमन किया गया, दमित, दमनीय, दयनीय या फिर दमनशील। दमित, दमनीय, दयनीय, दमनशील, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है कि जिसका दमन किया गया हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दमित। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए सही शब्द होगा दमित। कहानी और कहानीकार का युग्म सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ कहानी दी गई है, दूसरी तरफ कहानीकार दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कोसी का घटवार शेखर जोशी, मांस का दरिया कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है लक्ष्मीकांत वर्मा, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती। इन 4 विकल्पों में से ऐसा विकल्प का चयन करिए जो संगत नहीं है। चलिए हम लोग एक एक विकल्प को देखते चलते हैं, उत्तर अपने आप आ जाएगा। कोसी का घटवार जो है वह शेखर जोशी की रचना है। ये बिल्कुल सही बात है कि शेखर जोशी ने कोसी का घटवार कहानी लिखी थी। मांस का दरिया कमलेश्वर की कहानी है, बिल्कुल सही है। जहां लक्ष्मी कैद है, यह लक्ष्मीकांत वर्मा का नहीं है बल्कि राजेंद्र यादव का है। लक्ष्मीकांत वर्मा का नहीं है, यह राजेंद्र यादव की कहानी है और बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर होगा। अगला विकल्प है बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती। तो बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की ही रचना है, इनकी ही कहानी है। ठीक, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है 4 विकल्प, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। उपर्युक्त पंक्तियां कहां से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन है? अब आपसे रचना और रचनाकार दोनों पूछा जा रहा है। गीतावली और तुलसीदास, सूरसागर और सूरदास, पद्मावत और तुलसीदास, रामचरितमानस और तुलसीदास। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों रामचरितमानस और तुलसीदास। यानी तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, यह पंक्तियां वहां से ली गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन स्त्री पात्र और नाटक के असंगत युग्म है, यानी युग्म जो है संगत नहीं है। 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें कौन संगत नहीं है? वेनुरति सूर्यमुख, सुंदरी लहरों के राजहंस, उर्वी पहला राजा, देवसेना, ध्रुवस्वामिनी। उर्वी पहला राजा, देवसेना, ध्रुवस्वामिनी, इन 4 में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है? आपको यही बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर देखते हैं हम लोग। वेनुरति सूर्यमुख, बिल्कुल सही बात है। सूर्यमुख जो नाटक है उसकी जो पात्र है वो वेनुरति है। सुंदरी लहरों का राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, बिल्कुल सही है। उर्वी पहला राजा, बिल्कुल सही है। और देवसेना जो है यह ध्रुवस्वामिनी की जो है पात्र न होकर के किसकी पात्र है? स्कंदगुप्त की पात्र है। स्कंद
गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। शराब किस भाषा का शब्द है? शराब आपसे पूछा जा रहा है कि शराब किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की? अरबी, फारसी, पुर्तगाली और तुर्की। आपसे एक विदेशज शब्द पूछा जाएगा और उसमें आपसे आज पूछा गया है कि शराब किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रहे साथियों, शराब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर देखते हैं कि आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा नहीं है? व्यवहारिक समीक्षा नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान रहे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यहाँ पे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का नाम है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुल्फी का भक्ति मार्ग, ये इन चारों नामों से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध लिखे हैं। अब आपको बताना है कि व्यवहारिक समीक्षा नहीं है किसमें, तो काव्य में अभिव्यंजनावाद जो है इसमें जो है व्यवहारिक समीक्षा नहीं की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि और तुल्फी का भक्ति मार्ग, इन तीनों में व्यवहारिक समीक्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर सोत्री। मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर सोत्री। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प को देखिए और अपना सही उत्तर चुनिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा परमानंद श्रीवास्तव। कवि कर्म और काव्यधारा किसकी रचना है? परमानंद श्रीवास्तव। बीच बीच में मैं बताता रहता हूं कि जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, जब भी आप लोग क्लास को देखते हैं, तो क्लास देखते समय कलम और कॉपी अपने साथ रखा करिए। कोई भी नई चीज आपको मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो उसको साथ साथ आप नोट्स करते चलेंगे तो इससे आपको फायदा रहेगा। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। एक बड़ा सरल सा प्रश्न मैंने दिया है और ऐसे प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। कालिदास, 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 कालिदास। तो अब आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा शुद्ध लिखा है, यानी कालिदास जो लिखा है इसमें कौन शुद्ध रूप है। तो इसका सही विकल्प आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए, उसके बाद मैं अपना उत्तर दे रहा हूं। तो साथियों इसका सही विकल्प होगा कालिदास। यहां पे ल पे जो है वह छोटी की मात्रा रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ग्रियर्सन। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रहे इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको देखने में लग रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बड़ा ही सरल सा प्रश्न बता रहे हैं, या कभी कभी होता है कि लगता है कि सर ने क्या पढ़ा दिया। दोनों बात है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा दिया। तो एक बात ध्यान रहिएगा कि कभी भी जो भी आपको प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, मेरा कतई ये उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि आपको मैं अपने ज्ञान से परिचित कराऊं या फिर आपके पास जो ज्ञान है उसको जानने की कोशिश करूं। मेरा केवल इतना उद्देश्य रहता है प्रश्नमाला को हल करते समय कि जो 125 मैजिकल क्वेश्चन हैं, जो जादुई प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, हर प्रश्न का जादू आप कैसे तोड़ेंगे, उन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, तो उस मैजिक को तोड़ने का केवल तरीका मैं बताना चाहता हूं आपको
कि कैसे हर प्रश्न आप हल करेंगे। तो यहाँ पे जितने प्रश्न बताए जाते हैं कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहता कि आपकी जानकारी कितनी है ये जाना जाए या मेरे पास कितनी जानकारी है वो आप में बांटा जाए। केवल इतना उद्देश्य है कि यहाँ प्रश्न जो हल कराए जा रहे हैं वह प्रश्न आपके एग्जाम में आए और आप परीक्षा को क्वालिफाई करें, सफल हो परीक्षा में और अपने जीवन में सफल हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अस्ति और भवति आत्मकथा के लेखक हैं। अस्ति और भवति, देखिए आत्मकथा से भी एक प्रश्न हमको मिल जा रहा है कि अस्ति और भवति आत्मकथा के लेखक हैं रविंद्र कालिया, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या फिर विष्णु प्रभाकर और हंसराज रहबर। अब इनमें से कौन ऐसा लेखक है जिसने अस्ति और भवति लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। क्या उत्तर होगा? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आगे बढ़ते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बड़ रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल या फिर स्थूल भद्र रास। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा कि गद्य पद्य मिश्रित कौन सा काव्य है चंपू काव्य? तो इसका सही उत्तर होगा राउलवेल। राउलवेल जो है यह गद्य पद्य मिश्रित है और रोडा कवि जो है इसकी रचना, रोडा कवि ने इसकी रचना की है। स्थूल भद्रास की रचना किसने की? तो स्थूल भद्रास जिन धर्म सूर्य ने की है। किसने की? जिन धर्म सूर्य ने की। बण रत्नाकर तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। तो जो भी साथी हमसे जुड़े हैं, जो भी सरल प्रश्न, कठिन प्रश्न, कैसे भी प्रश्न आए आप उसको दोहराते चलिए, पढ़ते चलिए, बिल्कुल कंठस्थ करते हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वधर्म का विलोम है। अब एक विलोम शब्द आपको मिला हुआ है कि स्वधर्म का विलोम क्या है? तो स्वधर्म का विलोम क्या है? अधर्म, परधर्म, विधर्म या सुधर्म। अधर्म, परधर्म, विधर्म या सुधर्म। इसमें सही विकल्प का आप चयन करिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए आप लोग उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहले इसका उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा स्वधर्म का जो विलोम है क्या होगा? परधर्म। स्व का पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण, चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? नदी के द्वीप, गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे या फिर सूरज का सातवां घोड़ा। इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि सही विकल्प क्या है। तो ध्यान रहे, चंदर और सुधा जो हैं यह धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता के पात्र हैं। ठीक है, तो सुधा और चंदर की भावुकता पूर्ण जो करुण कहानी वो किसमें है? तो यह गुनाहों के देवता में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं। ठीक है, वामन किस प्रकार के आचार्य हैं? तो दंडी किस प्रकार के हैं? रसवादी, ध्वनिवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी। रसवादी, ध्वनिवादी, रीतिवादी या फिर अलंकारवादी। इसका सही उत्तर होगा अलंकारवादी। क्या उत्तर होगा? अलंकारवादी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? किसान के जीवन से, कृषक जीवन से संबंधित उपन्यास नहीं है। गोदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, कर्मभूमि। चार विकल्प आपको मिल गए कि गोदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प और
कर्मभूमि, इन चारों में से आपको एक चुनाव करना है जो कि कृषक जीवन से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा कायाकल्प। कायाकल्प जो है यह पूर्व जन्म की समस्या का वर्णन इसमें है। क्या है? पूर्व जन्म की समस्या। पूर्व जन्म की जो समस्या है उसका वर्णन किसमें है? कायाकल्प में है। गोदान, प्रेमाश्रय और कर्मभूमि, ये तीनों जो उपन्यास हैं इसमें जो है कृषक जीवन का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, प्रथम प्रयास किसने किया? काल विभाजन और नामकरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर ग्रियर्सन। इन्होंने जो है सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। 11 भागों में विभाजित किया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। उदाहरण अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, उल्लेख अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। इसमें आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन है। आप लोग अलंकार सोच करके बताइए, तब तक मैं बताता हूं यह किसकी रचना है। तो यह जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी। इसमें अलंकार कौन सा है? तो अलंकार होगा उल्लेख अलंकार। जहां किसी एक वस्तु का कई तरीके से उल्लेख किया जाए वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। एक ही चीज का कई रूपों में वर्णन किया जाए, उल्लेख किया जाए। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? यानी हिंदी आलोचना कब से प्रारंभ हुई, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भक्ति काल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, आदिकाल। भक्ति काल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। तो ध्यान रहे साथियों, आधुनिक काल में ही जो है आलोचना विधा की शुरुआत हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा चित्र से संबंधित यह प्रश्न है कि बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के लेखक हैं। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के लेखक हैं महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, देवेंद्र सत्यार्थी। डॉक्टर नगेंद्र या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का जो है वह रेखा चित्र है। एक एक को देख लेते हैं कि देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र क्या है? रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी। डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र क्या है? चेतना, चेतना के बिंब। और महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, तो इनका रेखा चित्र है मेरा परिवार। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र भी एक रेखा चित्र है, देख ही लेते हैं। अतीत के चलचित्र। ठीक है, महादेवी वर्मा ने क्या लिखा? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र। श्री राम शर्मा ने लिखा रेखा चित्र बोलती प्रतिमा। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा? चेतना के बिंब। और देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या लिखा? कि रेखाएं बोल उठी। तो ये जो चारों रेखा चित्र हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब भी रेखा चित्र का प्रश्न आए, जब भी संस्मरण का प्रश्न आए,
जीवनी का प्रश्न आए या फिर रिपोर्टाज का प्रश्न आए, आप ध्यान दिया करिए कि चारों विकल्पों को अगर देखते रहेंगे तो विश्वास मानिए जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से एक प्रश्न आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। नहीं शब्द को ध्यान देंगे। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, कन्यादान। एक प्रश्न बार बार आपको बताया गया है कि अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिख करके हिंदी साहित्य में अपनी एक अप्रतिम पहचान बनाई थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा निबंध है जो पूर्ण सिंह ने नहीं लिखा है? तो ध्यान रहे इसमें जो है गेहूं और गुलाब, यह किसका निबंध है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है, ठीक है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये सब किसका है? ये सब अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, ये आलोचनात्मक कृतियां किससे संबंधित हैं? ये दोनों आलोचनात्मक कृतियां आपसे पूछी जा रही हैं कि किससे संबंधित है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? पूछा जा रहा है किससे संबंधित, यानी किसने इसकी रचना की है। तो इसका सही उत्तर है, जब भी कालिदास मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों निबंध किसके हैं? तो दोनों जो आलोचनात्मक कृतियां हैं यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। निम्नलिखित में से किस छंद में 12 वर्ण नहीं होते? 12 वर्ण नहीं होते हैं। आपके सामने 4 छंद दिए गए हैं, नाम दिया गया है वंशज, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात या फिर बसंत तिलका। इन चारों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है जिसमें 12 वर्ण नहीं होते हैं। तो देखते हैं सही उत्तर सबसे पहले कौन देता है। देखिए इसका सही उत्तर होगा बसंत तिलका। इसमें 12 वर्ण नहीं होते बल्कि 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित और वसंत और वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिट्टी और फूल किसका मुक्तक काव्य है? मिट्टी और फूल, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल सिया राम शरण गुप्त। अब ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन है जिसकी रचना मिट्टी और फूल है। तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र शर्मा। क्या उत्तर होगा सही? नरेंद्र शर्मा की जो रचना है उसका नाम है मिट्टी और फूल। अगला प्रश्न देखते हैं, एक और शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है यानी सुमेलित नहीं है? सन्यासी इलाचंद जोशी, बसंती भीष्म साहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, देखते हैं एक एक विकल्प को हम लोग देखेंगे तो उत्तर अपने आप निकल आएगा। सन्यासी इलाचंद जोशी बिल्कुल सही है। सन्यासी उपन्यास किसका है? तो इलाचंद जोशी का है। बसंती भीष्म साहनी का है, ये भी बिल्कुल सही है। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है जीवनी है, ये भी बिल्कुल सही है। चित्रलेखा जो उपन्यास है ये भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, बल्कि किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण। प्रश्नों को हल करते समय हम भी कोई भी निर्णय लेंगे, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बारीकी से प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे भगवती प्रसाद वाजपेयी लिखा हुआ है तो आप गलती कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार, करुण और शांत रस में कौन सा गुण पाया जाता है? काव्य गुण। कि कौन सा काव्य गुण पाया जाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या समाधि गुण?
ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद या फिर समाध गुण। ये 4 आपको विकल्प दिए गए हैं और इसी में से एक चुनाव करना है। इसका सही उत्तर होगा माधुर्य गुण। क्या उत्तर इसका सही होगा? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में करुण रस, श्रृंगार रस और शांत रस तीनों पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5, 7। 10, 12, 5 और 7। ठीक है साथियों, आप लोग उत्तर अपने दे चुके होंगे। इसका सही उत्तर होगा 12। कितने ग्रंथ माने हैं? 12 माने हैं शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और शानदार प्रश्न। ये जो महिला उपन्यासकार हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न है कि खामोश होते सवाल किसका उपन्यास है? खामोश होते सवाल। शशि प्रभा शास्त्री, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, प्रतिभा डावर। शशि प्रभा शास्त्री, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान या फिर प्रतिभा डावर। तो खामोश होते सवाल जो है वह शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? शशि प्रभा शास्त्री का। साधु शब्दार्थ संदर्भ सगुणालंकार विभूषितम, एक संस्कृत की पंक्ति है और यह किसकी पंक्ति है यही आपको बताना है। रुद्रट, भामा, केशव मिश्र या फिर हेमचंद। रुद्रट, भामा, केशव मिश्र या फिर हेमचंद, इन 4 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर होगा केशव मिश्र। क्या उत्तर होगा? केशव मिश्र इसका सही उत्तर होगा। 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण साहित्य है। 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण साहित्य किसका है? राम नरेश त्रिपाठी, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र या अखिलेश। राम नरेश त्रिपाठी, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर अखिलेश। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। विवेकी राय ने भी संस्मरण लिखा है, देख लेते हैं उनका संस्मरण क्या है। मेरे सहृद श्रद्धेय, श्रद्धेय, ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी एक संस्मरण लिखा है, नेह के नाते अनेक। नेह के नाते अनेक, ये किसका संस्मरण है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र का है। अब अखिलेश का संस्मरण देखते हैं। वह जो यथार्थ था, वह जो यथार्थ था, यह किसका संस्मरण है? तो साथियों यह अखिलेश का संस्मरण है। तो ये चारों जो संस्मरण हैं बड़े ही महत्वपूर्ण है, बड़े ही काम के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? अब देखिए ऐसे भी रचनाएं आपको मिल सकती हैं, ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रोत्तर काल में कौन सी रचना लिखी गई? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, आधा गांव, कल्याणी। अगर आपको इनका समय याद रहेगा तभी ऐसे प्रश्न आप कर पाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं, एक एक करके यानी एक एक विकल्प को। सबसे पहले देखते हैं शेखर एक जीवनी को। तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। कितने भाग में है? 2 भाग में। पहले भाग का प्रकाशन 1941 में हुआ, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में। पहले भाग का नाम क्या था? तो इसका नाम उत्थान था। दूसरे भाग का नाम? तो दूसरे भाग का नाम संघर्ष। लेखक अज्ञेय, ठीक है। यह अज्ञेय का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? अज्ञेय का। तो 1947 में आजादी मिली, उसके पहले की ये रचना है।
अब हम देखते हैं त्यागपत्र को। किसको देखते हैं? त्यागपत्र को। यह 1937 की रचना है। इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र। आधा गांव राही मासूम रजा 1966 ईस्वी। इसके लेखक राही मासूम रजा। अब यही आपका सही उत्तर होगा क्योंकि इसकी रचना 1966 ईस्वी में हुई है। एक और रचना देखते हैं, इसका भी डेट देखते हैं। कल्याणी 1939। यह भी जैनेन्द्र की रचना है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र। ठीक। और एक नाटक है कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद का। तो ध्यान दीजिएगा, कल्याणी जो उपन्यास है वह जैनेन्द्र का है और जब नाटक पूछा जाएगा तो वह क्या है? कल्याणी परिणय। आगे बढ़ते हैं। रचना और रचनाकार जो सुमेलित नहीं है। देखिए अब कुछ नए तरीके से आपको प्रश्न बनाकर दिए जा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ नए तरीके से प्रैक्टिस करिए और इससे क्या होगा, अधिक से अधिक आप रचनाओं से रूबरू होंगे, परिचित होंगे। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, रणमल छंद श्रीधर, जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि, पुरुष परीक्षा विद्यापति। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि रचना और रचनाकार जो सुमेलित नहीं है, आपको चुनना है कि किसमें सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर दीजिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है, बिल्कुल सही है। रणमल छंद श्रीधर लेखक है, बिल्कुल सही है। जयचंद्र प्रकाश यही गलत है। जयचंद्र प्रकाश किसका है? तो यह भट्ट केदार का है। पुरुष परीक्षा विद्यापति बिल्कुल सही है। तो ये चारों विकल्प थे और यही आपका उत्तर होगा। जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन है? भट्ट केदार। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। जो सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा या विभाषा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा। सरकारी कामकाज यानी राजकाज के काम में जो भी भाषा प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। देश के अधिकांश लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी देश के अधिकांश लोग जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं और सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। बिल्कुल इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन करने वाला रहता है और अक्सर पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो आधिकारिक तौर पे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तो नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रभाषा बनने लायक कोई भाषा है तो वह कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। ठीक, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? एक कहानी है जो शैलेश मटियानी की है। माता के हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार या फिर अर्धांगिनी। तो शैलेश मटियानी की कहानी का क्या नाम है? इनकी कहानी का नाम है अर्धांगिनी। और जो ये तीनों कहानियां हैं यह प्रेमचंद की कहानियां हैं। प्रेमचंद। ठीक है, माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, यह तीनों प्रेमचंद की कहानी है। अर्धांगिनी कहानी जो है शैलेश मटियानी की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? जो प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध लिखे हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है? सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता, विनोद प्रियता। सरलता, गंभीरता, क्लिष्टता या फिर विनोद प्रियता। तो ध्यान रहेगा कि प्रताप नारायण मिश्र ने अक्सर विनोद प्रिय निबंध लिखे हैं जिसमें हास्य विनोद का पुट हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निराला के अतिरिक्त मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया? आपको पता है निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। अब पूछा जा रहा है कि उनके अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने
मतवाला पत्रिका का संपादन किया था? 4 विकल्प देखते हैं। प्रेमचंद, अमृत राय, महादेव प्रसाद सेठ, अंबिका प्रसाद गुप्त। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा महादेव प्रसाद सेठ। महादेव प्रसाद सेठ ने भी मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। एक और अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? यानी एक ऐसा नाटक जिसकी रचना श्रीनिवास दास ने की है। इतना बड़ा भूमिका बजाने की बाद सीधे प्रश्न पे आते हैं कि श्रीनिवास दास ने किस नाटक की रचना की? अमर सिंह राठौर, संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, नील देवी। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कि श्रीनिवास दास ने किस नाटक की रचना की। सही उत्तर होगा इसका संयोगिता स्वयंवर। क्या उत्तर होगा इसका सही? संयोगिता स्वयंवर इसका सही होगा उत्तर। अमर सिंह राठौर की रचना राधा चरण गोस्वामी ने की थी। किसने की थी? राधा चरण गोस्वामी। महाराणा प्रताप तो राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप की रचना की, यानी महाराणा प्रताप नाटक लिखा। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रश्न देखते हैं। श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज के लेखक हैं। श्रुत अश्रुत पूर्व फणीश्वर नाथ रेणु, राम कुमार वर्मा, कमलेश्वर या फिर धनवीर भारती। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए कि सही विकल्प क्या होगा। तो श्रुत अश्रुत पूर्ण जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। कौन से उपन्यास की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन से संबंधित है? मछुआरा जीवन से संबंधित है। एक उपन्यास है जिसकी पृष्ठभूमि जो है मछुआरा। कब तक पुकारूं, मछली मरी हुई, सागर लहरें और मनुष्य आधा गांव। सही उत्तर बताइए। प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। और सागर लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट। इसके लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट का यह उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य। इसमें जो है मछुआरा जीवन से संबंधित है। आधा गांव राही मासूम रजा, कब तक पुकारूं रंगे राघव, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। तो ये बाकी उपन्यास के रचनाकार थे। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक हैं। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक हैं। कौन है? शिव सागर मिश्र, शांति जोशी, अमृत लाल नागर या फिर विष्णुचंद्र शर्मा। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करिए कि दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शिव सागर मिश्र। क्या होगा? शिव सागर मिश्र ने दिनकर की जीवनी लिखी थी, दिनकर एक सहज पुरुष। और यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कबीर कानी राखी नाही, वर्णाश्रम षट दर्शनी। किसने कहा? यानी ये पंक्तियां किसने कही हैं, किसने लिखी हैं? रैदास, मलुकदास, नाभादास या प्रियादास। रैदास, मलुकदास, नाभादास या फिर प्रियादास। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो साथियों यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां नाभादास की हैं। किसकी हैं? नाभादास की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां ही क्यों, यह ब्रिटिश राज्य का कहना। यह कविता किसकी है? बड़ी शानदार कविता है और यह स्वतंत्रता संग्राम के समय की कविता है। बालकृष्ण नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, जयशंकर प्रसाद। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या होगा?
माखनलाल चतुर्वेदी, यह लाइनें किसकी हैं? तो यह पंक्तियां किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। एक और प्रश्न है कि बेवक्त गुजर गया माली दलित आत्मकथा है। दलित आत्मकथा आपसे एक पूछा गया कि बेवक्त गुजर गया माली, माता प्रसाद, शिवराज सिंह बेचैन, रमाशंकर आर्य, डॉक्टर धर्मवीर। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करिए कि बेवक्त गुजर गया माली किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा शिवराज सिंह बेचैन। क्या उत्तर होगा? शिवराज सिंह बेचैन। केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हे मेरी तुम, जो सिलाए तोड़ते हैं, जमुन जल तुम, अपूर्वा। ये चारों जो रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, ये चारों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की ही हैं। ठीक, अब आपको इन चारों में से चुनाव करना है कि किस पर इनको साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, जिन रचनाओं पे साहित्य अकादमी मिल चुका है उसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अपूर्वा। अपूर्वा के लिए अग्रवाल जी को, केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जुदाई के शाम का गीत किसकी कहानी है? आज के दिन का आखिरी प्रश्न है कि जुदाई के शाम का गीत किसकी कहानी है? अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अस्क। अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अस्क। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करिए कि सही विकल्प क्या है। जुदाई के शाम का गीत, तो ध्यान दीजिएगा यह कहानी उपेंद्रनाथ अस्क की है। किसकी है? उपेंद्रनाथ अस्क की। साथियों, इसी के साथ आज की प्रश्नमाला समाप्त हुई। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखिएगा। हाँ, एक बात और, क्लासेस थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, इसीलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। रेगुलर क्लास चलेगी अब आप लोगों की। और बहुत सारे साथियों की जिज्ञासा थी कि सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं एलटी का एग्जाम भी, एलटी के फॉर्म भी आने वाले हैं, और हायर एजुकेशन यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी होने वाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जीएस कैसे पढ़ा जाए, या फिर जीएस की कुछ व्यवस्था करिए। तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही जीएस की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। और हमारी जो टीम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा टीचर आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, आप लोगों को उपलब्ध कराएं। तो लगभग 8 से 10 दिन बाद आपकी जो है जीएस की भी हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च शिक्षा में जो भर्ती आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए आपकी क्लास प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और बिल्कुल आनंद लीजिए क्लास का। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं आज की प्रश्नमाला समाप्त करता हूँ, आज की क्लास समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।